प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान ग्रंथ में। आशा है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए हम लोग 12th क्लास के लेक्चर सीरीज में आज एक नया चैप्टर नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो हम लोग इसे कई पार्ट्स में करेंगे। आपको मैं बता दूं मैट्रिसेस एक अलग यूनिट है और मैट्रिसेस के केस में खास यूनिट है डिटरमिनेंट, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मैट्रिसेस है क्या, इसकी भावना क्या। इसे समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बंदा है राम, है ना, और राम के साथ हो गई सीता और है एक गीता। 3 लोग अपने पास है। ठीक है, हमने चेक किया कि राम के बक्से में राम ने एक बैग लाया। राम एक स्टूडेंट है, सीता स्टूडेंट है, गीता स्टूडेंट है। ये लोग स्कूल आए हैं और राम के पास पेन कितने हैं तो राम के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिखता है कि 3 पेन। सीता के पास कितनी पेन है? सीता के पास 2 पेन है और गीता के पास 5 पेन है। गीता ने पूरा कलेक्शन बना रखा है भैया पेन का। फिर हमने चेक किया कि इन लोगों के पास पेंसिल कितनी है। तो ये छोड़ो पेंसिल, हम चेक करते हैं कि इनके पास बुक कितना है। चलो ये कुछ भी हो सकता है, हम बस जस्ट आइडिया ले लेंगे कि मैट्रिसेस एक्चुअली है क्या, आपको फील आ जाए। देखो बेटा फील आ जाएगा ना तो बाकी कैलकुलेशंस तो यूं सीख जाएंगे। फील करने की कोशिश करना। तो भैया राम के पास हमने देखा कि कुल 6 बुक हैं, सीता के पास 9 बुक हैं, गीता इस मामले में थोड़ा कम, इसमें 7 बुक रखा है। तो आप कह सकते हो ना राम हैज 3 पेन एंड 6 बुक, सीता हैज 2 पेन एंड 9 बुक, गीता हैज 5 पेन्स एंड 7 बुक। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास है। अब मान लो ये वेल अंडरस्टूड है, सबको पता है कि ये वाला राम का, ये वाला सीता का, ये वाला गीता का, ये वेल नोन है, हमको पहले से पता है। और मुझे ये भी पता है कि ये पेन और ये बुक ये वेल अंडरस्टूड है। तो हम अगर इस तरह का एक अरेंजमेंट करें तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स करते हैं। आशा है बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक वेल नोन इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमको आइडिया है, हम यहाँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं सीख रहे हैं कि किसका इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। मान लो आपको पता है कि ये राम, ये सीता, ये गीता, ये पेन का इंफॉर्मेशन, ये बुक का इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को जब हम ऐसे अरेंज करते हैं तो सच अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स अरेंजमेंट है किसका? वेल नोन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या तो आपको नंबर के फॉर्म में होता है, कई बार इंफॉर्मेशन आपको फंक्शन के फॉर्म में होता है। तो ये या तो नंबर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है या फिर फंक्शन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को जो कि नंबर या फंक्शन के फॉर्म में हो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा एक चीज और आप चेक करो, यहां पे 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 2 वर्टिकल कॉलम हैं, राइट। तो इस पूरे अरेंजमेंट को ज्योमेट्रिकली आप देखो तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा नहीं बना रहा है। तो इस तरह से अगर हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन की ओर चले, इस पूरी बात को अगर कलेक्टिवली कंबाइन कर दिया जाए, यहां 3 6 9 5 7 8, पिछले डाटा से में भी ये अलग हो सकता है, मैंने बस जस्ट इंफॉर्मेटिवली रखा। तो इस पूरी बात जो मैंने ये पूरी कहानी आपके सामने रखी, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जो निकल के आएगी बात वही मैट्रिक्स का डेफिनेशन होगा कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट, सजाना क्रम से, ऑफ mn नंबर और फंक्शन। mn मतलब टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 नंबर या फंक्शन कुछ भी हो विथ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल कॉलम्स। यानी कि आपके पास अगर mn ऑब्जेक्ट है तो आपने mn ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया m हॉरिजॉन्टल लाइन एंड n वर्टिकल कॉलम में, तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स करते हैं। अच्छा यहां ध्यान देने लायक बात क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, कोई वैल्यू नहीं है। अब ये सॉल्व होके कोई वैल्यू नहीं बनने वाली, मतलब जस्ट ये अरेंजमेंट है, आप इसे देखो और खुश रहो, भैया हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स के ऊपर कैलकुलेशंस कैसे होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें। तो आशा आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब हम मैट्रिक्स के कुछ खास टर्म, देखो ये नई दुनिया है, नया टॉपिक है, तो कुछ नई बातें इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये आप नंबर या फंक्शन देख रहे हो उसको हम लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब आपसे दुनिया में कोई पूछ दे कि भैया एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि द नंबर और फंक्शन विच इज अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स इज ए एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे यहाँ 3, 5, 6, 7 ये सब कौन है? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको जानना है रॉ। तो देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। और फिर आपको जानना है कॉलम। कॉलम कौन होता है? तो वर्टिकल्स लाइन जो होती है, इस वर्टिकल्स लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम। ये सारी एंट्री आपको दिमाग में रखनी है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ फंक्शन विच इज अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स, रॉ, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज रॉ, और कॉलम, नंबर ऑफ वर्टिकल्स लाइन इज नोन एज कॉलम। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो यहाँ एलिमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मैट्रिक्स के अंदर का आदमी, अरे जिसको सजा रखा है, जिसको अरेंज कर रखा है, जिसको बस देखना और खुश रहना है, वही तो एलिमेंट है। रॉ देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हो गई पड़ी रेखा और ये हो गई खड़ी रेखा, है ना। तो जो लेटा हुआ है वो रो है। याद करो बचपन में हमें टॉफी चाहिए होती थी और बाबा ने मना कर दिया, नहीं दांत खराब हो जाएगा, हम क्या करते? लेट जाते थे, रोने लगते थे। तो जो लेटा है, जो पड़ा है, वो रो रहा है, वो रो है। ये याद रखने का तरीका है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और ये हो गई हमारी वर्टिकल कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स के बारे में है। आप प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो आइए, हमने मैट्रिक्स को जान लिया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को जान लिया, रॉ और कॉलम मैट्रिक्स को किसे कहते हैं ये जान लिया। अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत काम का चीज है और बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिए। अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and m कॉलम। अभी हमने बताया था कि mn नंबर को हम m हॉरिजॉन्टल लाइंस, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या बोला? पड़ी रेखा, लेट के क्या कह रहे हैं? रो रहे हैं, रो, और n वर्टिकल कॉलम्स, उसको हमने क्या कहा था? वर्टिकल लाइंस को क्या कहा था? कॉलम। तो यहाँ पे हमने अब क्या किया है? चीजों को रिप्लेस कर दिया। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल कॉलम ये नहीं करके हम सीधा रोज और कॉलम, हॉरिजॉन्टल मतलब रोज, वर्टिकल मतलब कॉलम। अब आपको ध्यान रखना चाहिए m रोज एंड n कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ऑर्डर m by n, और सिंपली m by n मैट्रिक्स। यानी कि आप या तो चाहो तो कह लो कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, और सिंपली m by n मैट्रिक्स कह लो। देखो मैंने इसको लिख दिया रीड एज m by n। अब यहाँ लफड़ा क्या है? देखो मैंने ऑर्डर को लिखा कैसे है? अब ऑर्डर सर m into n लिखा आपने, लेकिन हम इसे पढ़ क्या रहे? m by n। क्यों? कहानी ये है कि जब भी हम किसी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय क्रॉस साइन को हम बाई से पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो बोलते हैं रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 3/2। हम 3 into 2 नहीं कहते, हम बता रहे कि 3/2 डायमेंशन का। इन द सेम मैनर यहाँ पे रो और कॉलम क्या है? वो तो एक अरेंजमेंट है ना मैट्रिक्स। तो अरेंजमेंट में हम वैल्यूज नहीं निकाल रहे कि मल्टीप्लाई करने लगे, हम बस बता रहे हैं, हम बस बोल रहे सजा दिया है, 3 रॉज है, 2 कॉलम है, या m रॉज है, n कॉलम है, इसलिए हम कैसे पढ़ेंगे? रीड एज m by n। कई बार प्रैक्टिकली आप पढ़ते पढ़ते m क्रॉस n भी, m into n भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से चल जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको हम m by n ही पढ़ेंगे। आप इसे अपनी आदत में शामिल कर लें। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब एक मैट्रिक्स हमने लिया 3 2 4 6 7 9। अब जरा चेक करो कितनी रॉ हैं। तो सर इसके 3 रॉ है, कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 into 2 ना 3/2, 3 into 2 ना पढ़ो आप। अब किसी ने पढ़ दिया तो उसको फांसी नहीं दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कोशिश करनी है कि जो सही चीज है उसी की आदत डाले। क्या है ना, आदतें बहुत मैटर करती हैं। कहते फर्स्ट ह्यूमन मैक्स द हैबिट, देन हैबिट मैक्स द मैन। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सही आदत विकसित करें। चलो हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 7 4 9 6। इसका ऑर्डर सोचो जरा। तो पहले रॉस देखना, पहले रॉ बाय कॉलम, पहले रॉ देखना फिर कॉलम देखना है। तो भैया रॉ तो 2 है, कॉलम कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो मैं एक बात कहूं आपसे, तो ऑर्डर के लिए हमेशा क्या करना? रॉ
बाय कॉलम, बस इस बात को ध्यान रखना, रॉ बाय कॉलम, ठीक है। अगर आपने इस बात को ध्यान रख लिया तो आप ऑर्डर में कोई गलती नहीं करने वाले। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जरा ये बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इसमें रॉ कितने हैं सर, एक, कॉलम कितना है, एक, 1 by 1। अब इसे आप पढ़ सकते हो, आप इसे क्या पढ़ सकते हो, 3 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 3 मैट्रिक्स, 1 by 1 मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे ना हर चीजों का अपना एक जगह, इसलिए मैंने मैट्रिक्स कहा था ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे, एक खास ऑर्डर में हम लोग रेक्टेंगुलरली अरेंज करते हैं। 6 एलिमेंट यहाँ भी, 6 एलिमेंट यहाँ भी, पर देख लो दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। आशा आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमने मैट्रिक्स को जान लिया, एलिमेंट्स को जान लिया, उसके रॉज, कॉलम, ऑर्डर्स को जान लिया। अब की कहानी समझिए क्या है, कुछ काम की बात। देखिए किसी भी इंसान की पहचान किससे होती है, उसके ड्रेस से। ड्रेस मैटर करता है। हमारे ही जैसे आंख, मुंह, नाक वाले इंसान में किसी को आप पुलिस अंकल, किसी को आप डॉक्टर अंकल कहते हो, कब कहते हो, जब उनका ड्रेस होता है। कोई आदमी यूं ही चप्पल लगा करके टी-शर्ट जींस पहन के रखा, उसको आप पुलिस वाला समझ पाते हो, नहीं। पर वहीं जब वो खाकी वर्दी, अपना बेल्ट, अपनी टोपी लगा के आता होता है, यस ये पुलिस अंकल है। डॉक्टर वाले इधर स्टेथोस्कोप लगा के कोई इंसान आपके सामने होता है तो आपकी इमेज आ जाती है कि ये डॉक्टर अंकल है। तो ये ड्रेस मैटर करता है। तो अरेंजमेंट, कौन से अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं, आपने कई सारे और भी अरेंजमेंट देखे होंगे। तो मैट्रिक्स का भी अपना एक ड्रेस है। तो आपने देखा एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इनक्लोज्ड बाय, आपने देखा ये ब्रैकेट है ना, ये आपने देखा, और ये सबसे मोस्टली यूज यही होता है। पर इसके अलावा भी 2 ड्रेस है भैया मैट्रिक्स के। अरे स्कूल के अंदर होता है ना रेगुलर ड्रेस और पीटी ड्रेस, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो मैंने ये क्या लिखा, डबल। अब यह कंफ्यूज नहीं करना, अगर ये सिंगल इस तरह से होता है तो ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके लिए दोनों तरफ डबल बार्स होने चाहिए, तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स को। या फिर स्मॉल ब्रैकेट से भी मैट्रिक्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपने एक चीज को समझा होगा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और डबल बार ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये बहुत काम की चीजें हैं, इसको एकदम दिमाग में रखना। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेगी। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। अच्छा मतलब सर, मतलब ये कि आपने लिखा 1 2 3 2 7 4, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को ए इज अ मैट्रिक्स, तो हमने यहाँ पे ए को क्या करा, कैपिटल। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया ए ऐसे, ना 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 ना, आप जब भी लिखना ऐसे लिखना, ठीक बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सर 2 रो है ना और 3 कॉलम है, 2 by 3, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स, और ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, दोनों तरीके से हम इसे कह सकते हैं। और देखो इन जनरल, हम हालांकि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पर भी बात करेंगे, पर इन जनरल इसको हम ऐसे डिनोट कर लेंगे। ये क्या हो गया, कैपिटल से मैंने डिनोट किया ए आई। अब यहां पे देखो एलिमेंट के लिए मैंने स्मॉल लेटर यूज करा है, पर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम क्या कौन सा लेटर यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। एलिमेंट के लिए आप स्मॉल कर लेना। आई रॉ को इंडिकेट करता है, जे कॉलम को। हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे, अभी हम इसे देखते हैं। तीसरा देखिए, अभी चीजों को हम काम की बात, अभी मैंने मैट्रिक्स में आपको एक बात कहा था, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। भैया ये कोई वैल्यू नहीं देता, इट्स जस्ट अ अरेंजमेंट, इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट। मतलब कि मान लो मैंने ये लिखा, तो ये 4 मैट्रिक्स यानी 4 इज अरेंजमेंट, और तो ये कभी भी 4 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या है, एक नंबर है, एक वैल्यू है। मैट्रिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, सो इट विल नेवर एवर इक्वल टू द नंबर। ये बस अरेंजमेंट है, सज गई है दरबार, देखते रहो, ठीक है, वो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक काम की बात, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है, लेकिन एक साथ कई सारे मैट्रिक्स हैं, तो क्या होगा। तो इंग्लिश ग्रामर में रूल है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक्स हो तो उसका प्लूरल कैसे करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं सीईएस से, अर्थात इसका प्लूरल क्या होगा, मैट्राइसेस। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्राइसेस, ठीक है। तो आशा है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और
एक काम की बात, मान लो किसी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इच। तो अभी देखो हम तो इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं, m/n मतलब m रॉज है और n कॉलम, लेकिन इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, और m/n का प्रोडक्ट क्या होगा, mn। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने ऑर्डर को आपस में गुना कर दिया तो निकल के कौन आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन द मैट्रिक्स। जैसे देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2/3 है, तो जिंदगी के मोड़ में जिस दिन हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा ना, 2 3 जा 6, देखो ना 1 2 3 4 5 6 है ना इधर फिक्स। तो ये कहानी है। तो ये बहुत काम की बातें हैं, खोपड़ी में बैठा के रखना, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़ा बड़ा बदलाव लाती है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आइए मैट्रिक्स को हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स को देखा, अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इन जनरल हम लोग मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए काम की बात करें। इन जनरल A इक्वल टू AI है, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को हम स्मॉल से दिखा सकते हैं। I पहला वाला है, पहले रॉ आता है ऑर्डर में, फिर कॉलम, इसलिए I रॉ के लिए और J कॉलम के लिए। ऑर्डर क्या बताया मैंने, m/n, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर m रॉ है, n कॉलम है। क्लियर हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो ये हो गया इन जनरल, इसको हम जरा एक्सपैंड करें तो देखिएगा क्या, A11। अब देखो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट बता रहा है। 1 1 का मतलब क्या है, ये एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम में है। इसी तरह से दूसरे में आओगे तो रो पहला है पर कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा, इसलिए 1 2 1 3 है ना, पहला ही रो है, इसलिए ये रो वाले पोजीशन पे 1 है, पर कॉलम ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही हम बढ़ के कहां तक जाएंगे। तो सर A1 कितने कॉलम हैं, अरे यो सांबा n कॉलम है सरदार, तो कहां तक जाओगे। अब दूसरे रो में जब हम आएंगे तो 2 1 2 2 2 3, ये कहानी कहां तक जाएगी भाई, तो सर ये 2n तक जाएगी। और ऐसे ही कितना रॉ है टोटल m, तो लास्ट रॉ का नंबर m1 m2 m3 अप टू mn। ये तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स को इन जनरल रिप्रेजेंट करने का। मतलब कि हम जब काम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बताते हैं उस एलिमेंट का पोजीशन। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एब्सिस और ऑर्डिनेट बताते थे, x y की वैल्यू, उसी तरह आप यहाँ रो और कॉलम, तो कौन से रो और कौन से कॉलम है उससे होगा। जैसे मान लो अपन के पास एक मैट्रिक्स है 2 7 -3 -3 4 9। पहले बोलो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 2/3, अरे ना हुआ, 2 रो और 3 कॉलम, हाँ सर हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 2 2 का वैल्यू क्या है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये चेक कर लो। हम क्या लिखने वाले हैं, 4। अगर मैंने पूछ दिया A32, तो देखो यहाँ तीसरा कोई रो है नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस मैट्रिक्स के लिए, पर मैंने इसी समय 2 3 कहा होता तो दूसरे रो में तीसरा कॉलम है और एलिमेंट कौन है, 9। मैंने कहा कि 1 2, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट कौन है हमारा, तो 7। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो आशा है आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ये जनरली आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose elements are given by aij equal to mod of 2i plus j। i हो गया रॉ का पोजीशन, j हो गया कॉलम का पोजीशन। उसके हिसाब से आपको एक फंक्शन डिफाइन है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नंबर दो। सबसे पहले देखो आप चेक करना क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये बेटा बहुत काम का क्वेश्चन है, 1 मार्कर्स में अक्सर बोर्ड्स में आते हैं और बहुत आसान भी है, घबराने का नहीं है। ये नंबर आपके पैकेट में जाने वाला है, ध्यान से वीडियो देख लो बस। ऑर्डर क्या है, 3/2 है, तो 3/2 ऑर्डर है, तो आप सबसे पहले मन में, अभी मैं सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं, अगर आपका मैट्रिक्स बनेगा तो कैसा बनेगा, तो सर 3 रो है, यानी कि A11 होगा A12 होगा, बिल्कुल 3 नहीं होगा क्योंकि कोई तीसरा कॉलम नहीं है।
इसी तरह 821 होगा, 822 होगा, 831 होगा, 832 होगा, इतना ही तो होगा ना। बिल्कुल चेक कर लो ना, 3 रो और 2 कॉलम, 1 2 3 रो 2 कॉलम। तो ये शुरू में आप जनरल फ्रेमिंग करना, बाद में आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसका ऑर्डर है 3/2। मैंने मान लिया लेट ए इज अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द एलिमेंट? तो भैया A11 सर 2 into I के बदले कौन बैठा है 1 प्लस 6, तो आप चेक करो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 है ना। A12 है, चेक करो 12 क्या होगा, तो सर 2 into 1 प्लस 2, 2 1 जा 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। A13 सॉरी इट इज मॉडुलस ऑफ 2 into 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 इज 5। अब क्या सर ये तो गलती कर दी आप, अरे हाँ बाबा, तो यही तो नहीं करना है ना, आप चेक करो ना, थर्ड कॉलम है ही नहीं। तो अब हम निकालेंगे A21, जी हाँ 2 into 2 plus 1, 2 2 जा 4 1 5, A22 2 into 2 plus 2, 2 2 जा 4 plus 2 6, फिर A31, हाँ 31 है ना, 2 into 3, 3 I के पोजीशन में, 2 into I डेफिनेशन चेक करते चलना, प्लस 1, 3 2 जा 6 1 7, और A32 तो देखो ना 2 into 3 plus 2, 3 2 जा 6 plus 2 8। अब इसे आप अरेंज करो, इसका मतलब आपका मैट्रिक्स कौन होने वाला है। A11 की वैल्यू क्या आई है 3, A12 की वैल्यू क्या आई है 4, 21 की वैल्यू क्या है 5 6 7 8। ये तो सिर्फ बड़ा आसान है, गिनती लिख दिया आपने। अरे ये तो पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा आ गया, डेफिनेशन के हिसाब से नंबर कुछ भी आ सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत काम का टॉपिक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। आइए एक बहुत ही काम का क्वेश्चन हम और देखते हैं। अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट हैं 24, व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन इट कैन हैव। तो इसके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो डायमेंशंस बोला, कितने तरह के डायमेंशन मतलब वही ऑर्डर क्या हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, याद करो जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे उस टाइम पे आपको पांचवा पॉइंट बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे mn, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। तो आप कह सकते हो ना कि ऑर्डर इज फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब आप 24 के फैक्टर सोचो भैया, सिंस द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कहानी समझ में आ रही है, कितने हैं 24 ही तो हैं। Therefore the possible order of matrix, sorry possible order of matrix नहीं mn, मतलब will be, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो सर 1 और 24 हो सकता है, क्योंकि जिस दिन हम 1 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन 24 मिल जाएगा। तो 2 और 12 भी हो सकता होगा, बिल्कुल। क्या 3 और 8 भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है, और क्या 5 नहीं, 5 कभी 6 4 हो सकता है, 8 3 हो सकता है, 12 2 हो सकता है, और 24 1 हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है इनके फैक्टराइजेशन की, हर फैक्टर m और n के रूप में अगर लो तो यही तो ऑर्डर बनेगा। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर इज 1/24, 2/12, और कौन हो सकता है 3/8, अगला कौन है 4/6, फिर 6/4, 8/3, 12/2, और फाइनली एंड 24/1। जी हाँ, तो जितने फैक्टर्स आप कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा करो, बहुत चीजें निकल के आती है। हमने कहा था कि भैया प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर इज नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का जो फैक्टर होगा पॉसिबल फैक्टर, 2 के पेयर में पॉसिबल फैक्टर पेयर जिसे आप कर सकते हैं, वो उसका ऑर्डर बता देगा। चलिए, मुझे लगता है चीजों को आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि भैया एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर
13 एलिमेंट हैं तो इसका पॉसिबल डायमेंशन यानी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं किस किस बच्चे को टॉपिक समझ में आया है, कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया है और अब हम एलिजिबल हो गए हैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बना लेना है। जिस किसी बच्चे को इन प्रश्न में दिक्कत होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। अब आप सोचोगे सर एनसीईआरटी के 3.1 एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है क्या? ना, मंथली अभी बाकी है, क्वेश्चन सॉल्व है। तो सर बाकी क्वेश्चन को जानने के लिए हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये अपने आप में मैट्रिक्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा खेल है। इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीकों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, कीप इट मच फॉर टुडे।